नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजार आज बढ़िया तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन ये तेजी आज फ्रंटलाइन इंडेक्स में मिड कैप स्मॉल कैप आज बिल्कुल फ्लैट साइड पे कामकाज कर रहा है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में, लेकिन सेंसेक्स करीब 0.5% ऊपर, निफ्टी करीब 1/4% ऊपर, निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव, मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करता हुआ करीब 1450 शेयर तेजी में है और रफली 1000 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अभी भी हर एक शेयर की तेजी के सामने या 2 शेयर की तेजी के सामने एक शेयर आपको मंदी में दिखाई पड़ेगा। ये कह लीजिए कि एक गिरावट के सामने 1 से 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज जो बढ़िया तेजी में वो है रियल्टी, फार्मा, ऑटो, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी से अंशुल सर, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ हम अंशुल सर से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और मार्केट्स को लेकर भी अंशुल सर का व्यू ज़रूर लेंगे और आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। अंशुल सर से बातचीत करने से पहले जरा एक बार निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी आप स्क्रीन पर आता हुआ देखेंगे, कहाँ पर आज खरीदारी है, कहाँ पर आज बिकवाली है। आज थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी इधर मेटल में या सेलेक्टिव स्टॉक्स में। बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्पेस है जहाँ पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिसाल के तौर पर जैसे ये निफ्टी के लूजर आपकी स्क्रीन पर है, पहले इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, JSW स्टील, कोल इंडिया, यहाँ पर कुछ हद तक बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज बढ़ने वाले शेयरों में निफ्टी के जो बढ़ने वाले शेयर थे उनमें BEL है, सिप्ला है, सन फार्मा है, टाटा स्टील है, वहाँ खरीदारी है। मिड कैप में PB फिनटेक ये रहे, BEL जहाँ पे कॉल हुई थी, सॉलिड कॉल के बाद खरीदारी। बाकी फार्मा में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में PB फिनटेक है, सोलर इंडस्ट्रीज़ है, भारत डायनेमिक्स है और साथ साथ मोतीलाल ओसवाल जहाँ पर खरीदारी है। गिरने वाले शेयरों में डिक्सन टेक जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है, AB फैशन में प्रेशर है, IDFC फर्स्ट दबाव में है और PI इंडस्ट्रीज़ बिकवाली के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा खरीदारी वाले शेयरों में स्मॉल कैप में TTML है, डेटा पैटर्न है, गो डिजिट है और एम्बर एंटरप्राइजेज जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में नियोजन है, रेडको खैतान है, सिग्नेचर ग्लोबल है और नंबर्स के बाद एस्टर DM है जो कि प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बातचीत कर लेते हैं अंशुल सर से जो कि हमारे साथ मौजूद भी है और उनसे हम चर्चा कर लेते हैं मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ सवालों पर भी। अंशुल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट पे बातचीत करने से पहले मेरी टीम मुझे बताई थी कि आपके बेबी की तबीयत ठीक नहीं है। कैसी तबीयत है अब और अगर किसी तरह से हम काम आ पाएँ तो ज़रूर बताइए हमारे लिए। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। हो गया सर, डॉक्टर को दिखा के ब्लड टेस्ट करा के आ गए, अब तो ठीक है, दवाई दिया है, शाम तक ठीक होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं बढ़िया जल्दी ठीक होगी। अब वापस आप क्योंकि वाराणसी पहुंच गए हैं, कैसा रहा आपका टूर? बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया। चलिए, और अब मार्केट कैसा लग रहा है अंशुल सर? क्योंकि भारतीय बाजारों में आज तो कल वो कोविड के नाम पर कुछ थोड़ी बहुत बिकवाली हुई थी, लेकिन वापस आज कम बैक है। सो रेंज बाउंड ही लग रहा है या लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा बहुत? तो मार्केट रेंज बाउंड टू थोड़ा सा बेरिश रहेगा। आज का पुल बैक ठीक ठाक आ गया है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था, वो पुल बैक भी आ गया और पुल बैक रेंज जहाँ से सेलिंग आनी थी वहां से सेलिंग भी आ गई। तो आज का काम ऐसा लग रहा है खत्म हो गया है। अब यहाँ से प्रोबेबली कल और परसों के सेशन में थोड़ा सा और डिप आते हुए दिखना चाहिए बाजार में। मेरी एक्सपेक्टेड लेवल जो निफ्टी पे है वो 24,589 का है। यहाँ तक नीचे आता है तो मैं बायर रहूंगा और बैंक निफ्टी पे जो मेरा टारगेट है वो है 54,442। ये लेवल आता है तो मैं बायर रहूंगा। तो ये लेवल आज नहीं 2-3 दिन में एक्सपेक्ट करें? आज तो नहीं आना चाहिए सर, क्योंकि सुबह पुल बैक बहुत हार्ड था, पुल बैक के बाद सेलिंग बहुत हार्ड थी, तो अब थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है सेकंड हाफ में मार्केट। लेटर हाफ में मतलब मेरे को आज तो उम्मीद नहीं लग रही है। कल एक्सपायरी है, कल एक वर्टिकल ड्रॉप आ सकती है, अगर कल नहीं आता है तो परसों तक फिर हम ये लेवल टेस्ट कर लेंगे। तो ये वीक में कंसोलिडेशन एंड पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मोस्ट लाइकली वही कंसोलिडेशन एंड पुल बैक में ये वीक खत्म होगा। अभी तक देखेंगे तो लास्ट वीक के अंदर इनसाइड बारी है हम निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में हल्का सा ब्लिप ऊपर का मिला था, बट बहुत हद तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट इनसाइड बारी है। ओके, चलिए तो इन डिटेल के साथ अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अंशुल सर से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं,
तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और साथ साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक आप हमारे साथ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब इनके ज़रिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। पहले सवाल पे जाने से पहले अंशुल सर, एक बात और कहूँगा कि अगर किसी कारणवश आपको घर से बुलावा आ जाए और आपको जल्दी जाना पड़े, तो आप बस एक मैसेज करिएगा और आप जा सकते हैं। परिवार ऑब्वियसली सबसे पहले आता है, तो आप कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन कोशिश हम भी उम्मीद रखते हैं कि ऐसा नहीं होगा, सब बढ़िया ही रहेगा। चलिए, इसी के साथ अब शुरुआत करता हूँ सवाल जवाब के सिलसिले की। पहला सवाल आया है विनीता जी का, प्रीमियर एक्सप्लोजिव को लेकर। इनके पास 560 रुपये के दाम पर खरीदारी है इस शेयर में, और रिसेंटली प्रमोटर की तरफ से भी कुछ बेचने की खबरें आई थी। क्या करना चाहिए स्टॉक में? प्रीमियर एक्सप्लोजिव, सर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव मेरे को याद है, यहाँ पे मार्किंग भी है कि 479 अगर निकला तो इस स्टॉक में टारगेट बनेगा 604 रुपये 90 पैसे का, जो कल के सेशन में टेस्ट हुआ है। तो यहाँ से मूविंग एवरेज पुल बैक का मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद सेकंड राउंड बाइंग बनेगी, क्योंकि इस पूरे अपमूव में वॉल्यूम बहुत बेहतरीन था। तो यहाँ से कंसोलिडेशन एक आध हफ्ते 2 हफ्ते का हो सकता है, बट इवेंचुअली जब 606 रुपये निकलेगा तो एक थोड़ी सी और लंबी तेजी आपको प्रोबेबली 631 पे एक रेजिस्टेंस है, बट टारगेट इसका बनेगा 726 रुपए का। तो अगली तेजी 604 रुपये 90 पैसे के ऊपर जब क्लोज होगा तब बनेगी। तो आपको एक राय दी गई है प्रीमियर को लेके, और हालांकि प्रमोटर की बिक्री इसमें नहीं, पारस डिफेंस में। थोड़ा करेक्शन मैं अपने आप को करना चाहता हूं। इसके अलावा सरला पॉली पे राकेश तायल साहब पूछ रहे हैं कि इसमें नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। क्या इसमें नई खरीदारी करनी चाहिए? सर टायर कौन सा बोला जी? सरला पॉलीमर। सलाह पॉली सर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है। ये किया है कल सलाह पॉली बाय रिकमेंड किया है, 108 ही रुपए में किया है, वहीं चल रहा है। करीब करीब 10% की अपसाइड हमको, या 9 से 10% की अपसाइड दिख रही है। बट प्राइस चार्ट पे बात करें, 129 रुपए का रेजिस्टेंस है, उसके नीचे पहले एक बार 117 रुपए का रेजिस्टेंस है। तो 117 129 ये दो टारगेट हमको आते हुए दिख रहे हैं। 117 129 इन टारगेट्स के लिए आप सरला पॉली को अदरवाइज होल्ड भी कर सकते हैं और बने भी रह सकते हैं स्टॉक के अंदर। इसके अलावा जेके टायर, संगीता कुमारी जी का एक सवाल आया है। 383 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या टारगेट्स यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? जेके टायर के नंबर भी आए और नंबर्स के बाद शेयर रोबस्ट है। इनफैक्ट आज सीएट भी 4000 के ऊपर पहुंच गया और जेके भी 8% ऊपर है। क्या करें इसमें? 275 का लेवल बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट हुआ है, 328 का रेजिस्टेंस भी निकाला है। आज रिजल्ट के साले चला है तो 396 पे रेजिस्टेंस है, वीकली पे वही स्विंग आई है, तो उस जोन में आते हुए दिख रहा है। 396 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। तो 396 के आसपास आप एक बार को दोबारा सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप बने रहिए। और पहले भी 375 रुपये जब ये था, 275 जब था, तब भी इसके ऊपर सवाल आया था, तब भी अंशुल सर का ये कहना था कि आप इसमें यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक और ICICI बैंक, अतानु दास साहब के पास ये दोनों शेयर हैं। ये पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये मध्यम अवधि के निवेशक हैं कि लंबी अवधि के, लेकिन अदरवाइज आप क्या राय रखते हो? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। ICICI बैंक और HDFC बैंक। सर देखिए, HDFC बैंक तो कंसोलिडेशन में है, HDFC बैंक क्लियर कंसोलिडेशन में है। और बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे या HDFC और एक्सिस बैंक का देखेंगे तो लगभग तीनों का सिमिलर है। ICICI बैंक थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ जरूर शो कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अगर हाइस कनेक्ट करेंगे तो एक वेजिंग काइंड ऑफ अपमूव आ रही है। तो एक फ्लश की जरूरत है ताकि वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हो जाए। हम डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे 1437 तक, वहां तक आई कल के सेशन में, लेकिन वहां से रिएक्शन अच्छा नहीं आया। तो प्रोबेबली एक बार 1415 रुपए तक का फ्लश आ सकता है ICICI बैंक में, और HDFC बैंक में 1897 ये स्विंग लो है। तो यहाँ तक का हम डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस जोन में आने के बाद हम वापस से फ्रेश बाइंग देखना स्टार्ट कर देंगे दोनों स्टॉक्स में। तो मेरे को अच्छे लग रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, बट अभी रेस खत्म किए हैं, कंसोलिडेशन में है। या तो कंसोलिडेशन 8 हफ्ते हो तो फ्रेश बाई बनेगा, या पुल बैक लेके कहीं लिक्विडिटी ले लें तो बाई बनेंगे। फिलहाल तो थोड़ा सा डाउन मूव ज्यादा दिख रहा है इनमें। तो थोड़ा सा शायद डाउन मूव एटलीस्ट नियर टर्म में आता हुआ दिखाई पड़ेगा ICICI बैंक, HDFC बैंक में। आप उनके हिसाब से ही अपनी रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं।
चिन्मय कुमार दास साहब का सवाल आया है अदानी पावर पर। इनके पास 540 रुपए में कुछ शेयर लेकर रखे हुए इन्होंने। अब ये इसके अंदर क्या कर सकते हैं? हालांकि नज़रिया क्लियर नहीं है, लेकिन अदानी समूह थोड़ा हलचल में आया, फिर वापस कूल ऑफ हुआ है। क्या किया जाए अभी? सर हाई बीटा काउंटर है अदानी के। अगर मार्केट गिरता है तो ये थोड़ा सा ज्यादा तेज गिर जाते हैं, मार्केट चलता है तो ये थोड़ा सा ज्यादा तेज चलते हैं। तो उसी कड़ी में मार्केट में गिरावट है तो ये थोड़े से पुल बैक ले रहे हैं। बट अदानी ग्रीन बाई रेट पे है। अदानी पावर भी 540 रुपए आता है तो बाई रेट में आ जाएगा। नेक्स्ट राउंड में 587, 598 इस रेंज को निकाल के जब तेजी बनाएगा तो 681-55 तक जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि 2-4 महीने अगर स्टॉक को नहीं देखेंगे पोर्टफोलियो में या डीमैट में पड़ा रहेगा तो बड़ा पैसा कमा लेंगे। तो 2-4 महीने आप इसको ना देखिए और सिर्फ पड़ा रहने दीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर पैसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज आप रोज़ रोज़ भाव देखेंगे तो शायद इसमें गलती कर बैठेंगे। हरीश मोदानी साहब का सवाल आया है कि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और एसएच केलकर कहाँ पर खरीदना चाहिए? एसएच केलकर तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में तो बढ़िया वॉल्यूम से ब्रेकआउट और अपमूव आई थी, बढ़िया चला है स्टॉक। ऑलमोस्ट अपने वीकली स्विंग हाई को कंप्लीट कर चुका है, कंप्लीट कर लिया है, टेस्ट कर लिया है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मूविंग एवरेज दूर छूट गए हैं तो फिलहाल अगले 2-3 हफ्ते तो बाइंग नहीं दिख रही है। लेकिन अगर ये कंसोलिडेट किया साइडवेज, मूविंग एवरेज कैचअप हुआ है तो नेक्स्ट राउंड की बाइंग बनेगी। लेकिन अगर ये मीन रिवर्जन पुल बैक कर लिया मूविंग एवरेज के अंदर तो पैटर्न खराब हो जाएगा। मैं 2 से 3 हफ्ते स्टॉक को ऑन वॉच रखूंगा। अगर साइडवेज पैटर्न डेवलप हुआ तो फिर मैं तेजी प्ले करने के मूड में रहूंगा। वहीं दूसरा स्टॉक एसएच केलकर, इसमें बहुत बेहतरीन वॉल्यूम है, ब्रेकआउट भी आया 215-80 के ऊपर। इस जोन में अगर सस्टेन करता है तो ऊपर में 268.75 तक के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं। तो दोनों कंपनियों पे राय आपको दी चुकी है, दोनों में ही अर्निंग्स आ चुके हैं, दोनों के ही अच्छे अर्निंग आए हैं, दोनों पे एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अर्निंग्स का ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके बाद जो लेवल्स हैं वो आपको बता दिए हैं, आप उसके हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक सवाल आया है रशांश साहब का सोम डिस्टलरीज पर। इन्होंने 149 के दाम पर खरीदारी कर रखी, 155, 160। क्या ये ब्रेकआउट होगा इसके अंदर? ये इनका सवाल है। तो सोम डिस्टलरी ऑलमोस्ट होने बाद जो ब्रेकआउट है, राइट साइड टाइट है, राइट साइड पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, 2 बार फील्ड अटेम्प्ट भी ले चुका है, मतलब पूरे बेस में मल्टीपल शेकआउट्स है। अब 146, 148 के ऊपर जैसे ये क्लोज करेगा, इसके ऊपर जैसे इसकी क्लोजिंग आएगी, वीकली आ जाए तो बहुत बेहतरीन है, डेली आए तो भी ठीक है। मैं वीकली पे ज्यादा प्रेफर करूंगा। 146, 148 जोन के ऊपर वीकली क्लोज आया और इस स्टॉक में बड़े अपमूव की तैयारी हो जाएगी, करीब करीब 190, 195 की। बट ये वो स्टॉक है जो हाईली वोलेटाइल रहता है। बिना स्टॉप लॉस के इसको ट्रेड करना मतलब लगभग इट इज लाइक सुसाइड। तो वो गलती ना करें। 148 के ऊपर जब ब्रेकआउट आ जाए तो 130 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर ले लें। फिर 195 और 215 रुपए के लिए खेलेंगे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जैन साहब, ये बिना स्टॉप लॉस के सुसाइड क्यों? सर जिसने नहीं लगाया 50% पीएसयू में तो नीचे आ ही गए। एचईजी में जिसने नहीं लगाया 80% नीचे था। तो स्टॉप लॉस लगा लेना थोड़ा सा फाइनेंशियल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं, वैसे भी ये स्टॉक अगर नहीं भी चला और नीचे आ गया तो प्रोडक्ट तो चल ही जाएगा। जिस तरह के प्रोडक्ट, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो प्रोडक्ट काम आएगा, स्टॉप लॉस लगाया तो बच जाएंगे। ऐसी सिचुएशन है। दुकान पे खड़े होकर एचडीबीएल लेंगे। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस वैसे भी लगाना ज़रूरी है। कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो ए ग्रेड का स्टॉक क्यों ना हो, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर हैं तो भी। चलिए आगे बढ़ते। एक सवाल आया है एमक्योर फार्मा पे, आनंद वर्मा साहब का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि इसमें कहाँ खरीदारी करनी चाहिए। हाल की लिस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा तो डिटेल आपके पास नहीं होंगे इसकी, लेकिन अदरवाइज। सर एमक्योर फार्मा में पैटर्न ठीक बन रहा है, राइट साइड थोड़ा सा डेवलप हुआ है, लेकिन जब तक आईपीओ बेस के नीचे स्टॉक होता है थोड़ी सी दिक्कत होती है। 1230 इसका आईपीओ बेस है, 1200, 1225 जब तक इसके नीचे है थोड़ी सी दिक्कत तो रहेगी। बट लोअर एंड पे स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन डेवलप की है और इस कंसोलिडेशन में अब तक बहुत टाइट रेंज है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आई वुड लाइक टू अटेम्प्ट, मतलब अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं प्ले करना पसंद करूंगा लुकिंग एट टाइटनेस।
32 सॉरी 37 दिन का कप कैंडल पैटर्न है। ब्रेकआउट अगर कल के हाई के ऊपर 1098 है, 1100 रुपए पकड़ लीजिए। 1100 रुपए के ऊपर अगर ब्रेकआउट बनता है तो 1225 तक के लिए एक बार प्ले किया जा सकता है। छोटी क्वांटिटी में प्ले करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, संदीप कुमार साहब का सवाल आया है, एल&टी फाइनेंस और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इन दोनों के लिए लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या रहेंगे? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में तो हाल में प्रमोटर की तरफ से भी स्टेक ऑफलोड हुआ था, वो सेबी नियम की वजह से। आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों को? मेरे को दोनों स्टॉक बेहतरीन लग रहे हैं सर। अगर 3 साल रखते हैं तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि 600-700 रुपए मिल जाएगा, और एल&टी फाइनेंस में 500 रुपए के आसपास तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो मेरे को तो दोनों स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। अच्छा, वो बहुत बेहतरीन से एक चीज़ याद आई मुझे, जैन साहब आपने पिछली बार बहुत बेहतरीन वर्ड इस्तेमाल किया था टाटा टेक के लिए, और एफेंडो का इस महीने का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो। करीब करीब 16-17% ये शेयर चल चुका है निचले स्तरों से। कुछ फ्लो की बातचीत भी एमएससीआई की। अब आज की सिचुएशन में, आज भी जैसा भी बाजार हो, चाहे कल का बाजार हो या आज का बाजार हो, शेयर तेजी में ही है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो टाटा टेक को? कहाँ रुकेगा ये? तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो बाई सेल की अब सलाह नहीं दूंगा। 54 दिन का कप कैंडल पैटर्न या राउंडिंग बॉटम कह सकते हैं, जिसका ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आज के सेशन में रीटेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे मैंने भी बाई किया है। अब यहाँ से मेरे को स्लो एंड स्टडी टारगेट दिख रहा है 991 रुपए का, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है पूरे फॉल का। मिड में एक बार 803 रुपए पे अटक सकता है। अगला 841 का भी रेजिस्टेंस है। उसका अगला अगर रेजिस्टेंस पकड़ेंगे तो हाँ, उसका अगला एक और छोटा रेजिस्टेंस 973 पे आएगा। तो मिड वे स्टेयरकेस फैशन में वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस है। इनको जब हिट करेगा तो एक पुल बैक देगा, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा, पुल बैक देगा, इवेंचुअली 990 रुपए जो 50% रिट्रेसमेंट है वहां तक जाएगा। तो मिड वे जब रेजिस्टेंस वीकली टच करने के बाद पुल बैक ले तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये ओवरऑल अगर 4-6 महीने का व्यू पकड़ेंगे तो 990-991 रुपए जाते हुए दिख रहा है, विच विल बी अ गुड 30% अपसाइड फ्रॉम करंट ऑर्डर लेवल। तो अगर 6 महीने में 30% मिलता है तो बहुत बढ़िया पैसा रहेगा। इसलिए मैंने अब टाटा टेक खुद बाय करना स्टार्ट किया है। नहीं, इनफैक्ट ये जिस जगह से आपने बाय करना शुरू किया है, या जहाँ से आपने बोला, वो लेवल्स ही के आसपास से इसने कहीं अपना बॉटम नियर टर्म बनाया भी है। एक बढ़िया कॉल भी थी आपकी, इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी। इसके अलावा एक और सवाल हमारे पास आया है। ये सवाल है ध्रुव पाठक साहब का, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों में क्या करना चाहिए? एलिन तो आज बढ़िया चला भी है, और जो आइनॉक्स ग्रीन है इसके भी नंबर पेंडिंग है, रादर दोनों के नंबर पेंडिंग और अच्छे आने का अनुमान है। आप क्या राय रखते हैं? सर वो दूसरे स्टॉक का एक बार स्पेलिंग बताइए। ELIN, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। एलिन इलेक्ट्रॉन, अच्छा एलिन इलेक्ट्रॉनिक। सर नीचे से वॉल्यूम बहुत बेहतरीन आया है, और वीकली चार्ट पे अपने रेजिस्टेंस, डेली चार्ट पे अपने रेजिस्टेंस पे आ चुका है स्टॉक 181 के, हल्का सा उसके ऊपर चल रहा है। मैं रिजल्ट का वेट करूंगा। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं और ये स्ट्रक्चर बना रहता है तो फिर स्टॉक में 234 तक की अपसाइड बन जाएगी। तो रिजल्ट के जस्ट पहले, आपको पता ही है मैं कभी प्ले नहीं करता हूँ ना सजेस्ट करता हूँ टाटा स्टील, इसलिए मैं रिजल्ट के शाम को रिजल्ट आना था इसलिए दोपहर को निकल गया था। वहीं आइनॉक्स ग्रीन में लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि 145 के ऊपर आइनॉक्स ब्रेकआउट विंड, आया है। जैन साहब, आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड, माय बैड। आइनॉक्स विंड में सर अगेन लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि रेंज बनी हुई है, रेंज के लोअर एंड से चला है, रेंज के अपर एंड 188-80 तक आ रहा है। अब 3 दिन से वहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है और अर्निंग्स कैप मिल जाता है 189 के ऊपर, तो फिर 283 का जो रेजिस्टेंस है इसका बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। अर्निंग्स कैप के बाद जनरली स्टॉक थोड़ा सा बड़ा मूव देता है, तो इस स्टॉक में 230 रुपए 90 पैसे तक का टारगेट खुल जाएगा। तो अर्निंग्स किस हिसाब से प्ले आउट होती है उस पर डिपेंड करेगा कहां तक जा रहा है। बट जिस हिसाब का वॉल्यूम और स्ट्रक्चर है, 213.80 और 230.90 ये दो टारगेट आने की गुंजाइश बहुत हाई है। तो इन दोनों के आने की गुंजाइश हाई है, और दोनों की अर्निंग्स पर आप नज़र रखिएगा। हालांकि अर्निंग्स बाजार में अनुमान है कि बेहतर आ सकते हैं, शायद इस वजह से भी कुछ वॉल्यूम्स में पिकअप आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मोनू रजाक साहब का एक सवाल आया है। इनके पास मॉन्टी कार्लो है करीब करीब 827 रुपए के दाम पर, करना क्या चाहिए इनमें?
तो मोंटी कार्लो में भी अगेन वही है, आईपीओ के बाद ठीक ठाक मूव आई और बड़ा बेस बना, बड़े बेस का बड़ा टारगेट भी कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें दिसंबर 2024 में फील्ड ब्रेकआउट और बाइंग क्लाइमेक्स दोनों बना, जहां से टारगेट भी कंप्लीट कर चुका है नीचे 520 के ऊपर, करीब 984 के आसपास बना था बाइंग क्लाइमेक्स, नीचे टारगेट 514 रुपए थे, वो कंप्लीट कर चुका है। अब डेली चार्ट पे बेस बना रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बेस बहुत छोटा है, वॉल्यूम बिल्कुल भी इसमें एक्यूमुलेटिव नहीं है, एकदम लो वॉल्यूम पे बना है, तो मैं इस बेस को प्ले करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाउंस बैक 680 तक आ सकता है, लेकिन इस बाउंस बैक के लिए भी प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम नहीं है। इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा देंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन रहेगी आपको ट्रैक करने से। अच्छा, एक सवाल रश्मि शुक्ला जी का है, ये केएम शुगर पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं, करना क्या चाहिए, 1 साल से ज़्यादा का इनका पर्सपेक्टिव है शुगर पे, इनफैक्ट आपका क्या व्यू है? तो शुगर पे मेरा व्यू बुलिश है, बट प्रॉब्लम ये है कि शुगर स्टॉक्स में लेफ्ट साइड में ओवरहेड सप्लाई इतनी है कि चल नहीं पाते हैं। जब भी ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट में कहीं ना कहीं ओवरहेड सप्लाई का जो प्रेशर आता है वो फेल कर जाते हैं। केएम शुगर में भी वीकली पे देखेंगे, 30 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, ब्रेकआउट फेल होने लगा। बढ़िया ये स्ट्रक्चर जो बना था 13 हफ्ते का, बेहतरीन स्ट्रक्चर था, लेकिन वही फेल हो गया क्योंकि लेफ्ट साइड में सप्लाई इतनी थी। अब अगर यहाँ से इसको ऊपर चलना है तो 30 रुपए 50 पैसे के ऊपर जब क्लोज करेगा तब तेजी डेवलप होगी, और टारगेट निकलेगा इसका 35 रुपए 80 पैसे का। अब अगर ब्रेकआउट आता है और टारगेट तक जाता है तो क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट करना पसंद करूंगा? तो मेरा जवाब है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में इतना सप्लाई है कि ब्रेकआउट सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ये लेफ्ट साइड में मतलब? सर चार्ट जब लेफ्ट में देखेंगे तो ऐसे गिरावट आई है, उसके बाद ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ये जो लेफ्ट की ओवरहेड सप्लाई है ये हमेशा ब्रेकआउट फेल कर देती है, मतलब 100 में से 95 बार ब्रेकआउट फेल हो जाता है, जो लेफ्ट की ओवरहेड सप्लाई होती है उसकी वजह से। ओके, चलिए कुछ नया सीखने को मिला। जैन साहब, एक सवाल है सुनंदा शर्मा जी का, इनके पास एचसीएल टेक 1674 रुपए के दाम पर खरीदे हुए हैं और तेजस नेटवर्क 800 रुपए के दाम पे खरीदे। यहाँ तेजस को एक बड़ा ऑर्डर भी आया, शेयर में तेजी भी है, क्या किया जाए? तो तेजस नेटवर्क में बहुत अच्छा बाउंस बैक नहीं है, और अर्निंग्स का जो गैप था जब तक वो फिल नहीं होता है मोमेंटम बनना बहुत मुश्किल है। अगर मोमेंटम बनाना भी है तो 800 रुपए निकालना पड़ेगा, तब ये 920 रुपए तक जा सकता है। इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टॉक में। 1500 पे बाइंग क्लाइमेक्स बना है, 651 का लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब स्टॉक शायद बड़े बेस बनाने में निकल जाए, तो इसको अपनी वॉच लिस्ट से जितना जल्दी हटा देंगे उतना फायदे में रहेंगे। एचसीएल टेक वो स्टॉक है जो हमने आईटी के बाउंस बैक में 4 स्टॉक रिकमेंड किए थे, उसमें एक स्टॉक एचसीएल टेक था। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। तो एचसीएल टेक 1505 का अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका है, यहाँ से पुल बैक ले रहा है, और आईटी इंडेक्स देखेंगे तो अपने स्विंग हाई 38,000 के पास से पुल बैक ले रहा है। 2-4-6 हफ्ते यहाँ पे पुल बैक और कंसोलिडेशन में रहेगा, उसके बाद जब आईटी इंडेक्स चलेगा तो ये चारों स्टॉक्स में तेजी आएगी। 1705 निकलने के बाद एचसीएल टेक में करीब करीब जो टारगेट आएगा वो आएगा 1825 रुपए का, तो आप होल्ड कर सकते हैं। 1825 के लिए अच्छा लग रहा है स्टॉक। तो 1825 के लिए एचसीएल टेक फिर भी आपको बेटर दिखाई पड़ रहा है। तेजस को आप फिलहाल अभी दूर रहे जब तक वो अपने प्रीवियस हाइज जो है उनको पार ना कर जाए। वीक नंबर के बाद ये शेयर नीचे आया था बहुत बुरी तरह से। इसके अलावा माधव मित्तल साहब पूछ रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में टाटा मोटर के 710 का प्राइस और इन्फोसिस के 1515 का प्राइस देख पाएंगे क्या? सर टाटा मोटर्स 710 और इन्फोसिस 1515। टाटा मोटर 710 तो मुश्किल लग रहा है सर। 700 मतलब अब 10 रुपए का तो कहना बहुत मुश्किल है चार्ट पे। आइडियली 723 के आसपास ये 4-6 हफ्ते कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद इसमें 850 रुपए तक की अपसाइड बनेगी। तो एक 5-10 रुपए का मुंह मत देखिए, अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में 10 का नोट मत गिरा दीजिए। या तो आधा ले लीजिए, अगर मिल गया 710 में तो आधा और ले लीजिएगा, नहीं मिला तो जब बढ़ेगा तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। इन्फोसिस में थोड़ी सी गैप फिल करने हो सकता है, एक बार आपको 1520 की रेंज आ जाए, बट इन्फोसिस भी अच्छी रेंज में है, एक्यूमुलेट करके रखिए।
तो 4 हफ्ते सीएनएक्सआईटी वीकली स्विंग हाई पे है, तो 1 आध 2 हफ्ते 3 हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है, बट इवेंचुअली सीएनएक्सआईटी में 40,000 तक की अपसाइड है। तो इन्फोसिस भी आपको ऊपर में बहुत आराम से 1719 तक का तो टारगेट दे ही सकता है। नहीं तो जैन साहब, ये अठन्नी चवन्नी के चक्कर में आपने भी 10 रुपए कभी खोए हैं क्या? बहुत बार खोए हैं सर। आखिरी वो 10-20 पैसे के चक्कर में राउंड फिगर लगा देते थे बेचने 100 रुपए, वो पता चला कि 99-95 से लौट आया, तो 5 पैसा कई बार 10-10 रुपए भारी पड़ा है। तो इसलिए जब खरीदना या बेचना होता है तो मैं सामने से सौदा मारता हूँ कि एक लेना है 50 पैसा ऊपर डाल के ले लो कि मिल जाए, बेचना है 50 पैसा नीचे डालो, पहले बेचो उसको। तो ये मेंटालिटी क्या है, क्योंकि आपने पहले तय कर लिया कि मुझे ये लेना है तो मैं लेना है, बेचना है तो बेचना है। जब ब्रेकआउट आया है लेना है तो बस हाँ 10-20 पैसा 50 पैसा ऊपर डालो, पहले माल अंदर करो, स्टॉप ठीक। लॉस लगाइए। कटना होगा तो ये 10 पैसा 20 पैसा बचा के आप क्या करोगे, कटना होगा तो कटेगा ही, टारगेट हिट करना होगा तो करेगा ही। 10-20 पैसे के चक्कर में अगर मिस हो गया ना तो वो मुंह देखते रह जाने में ज्यादा खून जलता है। तो 10 पैसा 20 पैसा महंगा ले लो, लेकिन पहले ले लो उसको। तो अगर आपको तय कर लिया कि आपको लेना है तो लेना है, बेचना है तो बेचना है, इस चीज़ का आप ज़रा ध्यान रखिए, ये अक्सर करके ट्रेडर्स के साथ होता रहता है। आगे बढ़ते हैं और एक दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ आए हैं केविन पटेल साहब पाटन से। पटेल साहब नमस्कार। हाँ सर। क्या हाल चाल पटेल साहब? जी मेरे पास है ये। पटेल साहब आप सुन पा रहे हैं? चलो शायद संपर्क टूटे, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक वो कहना चाह रहे थे उनके पास हैं और इन्होंने खरीदारी कर रखी है स्टॉक के अंदर। अब करना क्या चाहिए जैन साहब कोटक महिंद्रा बैंक में? तो कोटक बैंक में अब टारगेट हो चुके हैं। कोटक बैंक हमको आपको याद होगा कि जब बॉक्स फ्लो फेल हो रहा था वीकली चार्ट पे 1600 रुपए के आसपास, तब से हम 2250 पकड़ के चल रहे थे, कंप्लीट हो गया है। अब मेरे को कोटक बैंक में थोड़ी सी करेक्टिव ट्रेंड दिख रही है 1990 1980 तक। आपको अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में रहना ही है तो कोटक बैंक अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुका है। एक्सिस बैंक में भी बहुत अपसाइड बची हुई है, तो एक्सिस बैंक लेके छोड़िए। ये स्टॉक आपको कहीं भी 1350-1400 रुपए दे देगा, तब तक कोटक बैंक आपको नीचे में मिल जाएगा। तो रोटेशन में है, कोटक बैंक नीचे जा रहा है, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ऊपर में जा रहा है, आईडीएफसी बैंक कंसोलिडेशन में। तो आप एक्सिस देख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है। कोटक में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग शायद आगे और कंटिन्यू करते हुए दिखाई पड़ेगी। मन्नू महतो जी का एक सवाल आया है गेल को लेकर। इन्होंने 188 रुपए के रेट पर लिए हुए हैं इन शेयरों को, अभी क्या करना चाहिए? तो फिलहाल होल्ड करना चाहिए। ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास वहीं पे, मतलब 187 से फ्लर्ट कर रहा है। इवेंचुअली यहाँ से जब ब्रेकआउट लेगा 205 रुपए 60 पैसे का टारगेट है, मिलेगा। थोड़ा सा स्लो मिलेगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीएसयू में गिरावट ज्यादा है, तो जहाँ पे मोमेंटम नहीं है, न्यूज फ्लो नहीं है, वहां पे थोड़ा सा स्लो मूव रहेगा, बट 205 रुपए 60 पैसे तक आते हुए दिख रहा है। नहीं, कौन से लेवल पे फ्लर्ट कर रहा है जैन साहब? मेरे को पता था बात पकड़ेंगे, 186-70 पे। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चार्ट भी बहुत देर से गौर से घूर घूर के देख रहा था, कहाँ फ्लर्ट करता दिख रहा है, कुछ दिख तो रहा नहीं है। मैंने कहा चलो जैन साहब को दिख रहा होगा कहाँ फ्लर्ट हो रहा है, अपने को तो समझ में नहीं आता। खैर जैन साहब एक और सवाल आया अमन जी का। इंडोटेक ट्रांसफार्मर में फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। नंबर्स आए हैं, नंबर्स तो बहुत ख़राब थे, इसलिए शायद स्टॉक भी इतना टूटा है, जिसलिए इनकी इच्छा जाग गई होगी। क्या किया जाए? सर फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। वीकली पे अगर देखेंगे तो बहुत सुंदर फ्लैग बना हुआ है, परफेक्ट फ्लैग है। अगर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता तो यहाँ पे आपको माल बेच देना चाहिए था, और 2-3 महीने के लिए अगर फ्यूचर को छोड़ देते तो आपको कहीं भी 1347 मिल जाता, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। बट 1347 रुपए आते हुए दिख रहा है। परफेक्ट ब्यूटीफुल कॉपी बुक फ्लैग पैटर्न जिसको हम कहते हैं वो बना हुआ है, बेरिश फ्लैग। 1347 का टारगेट दिख रहा है। 1347 यानी यहाँ से और 1000 रुपये नीचे? आराम से आ जाएगा सर, बहुत आराम से। चलिए, तो फिलहाल अगर आपने इच्छा जगाई भी है तो तुरंत मार दीजिए, क्योंकि यहाँ से 1000 रुपये नीचे जैन साहब को दिख रहा है तो 500 तो कम से कम कहीं नहीं गया। सो एटलीस्ट आप थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद एंटर करिएगा। अच्छा, ये फ्लैग का ब्रेकडाउन की बात सुनी तो एक और नाम याद आया। ये प्रोटियन को देखिए, आपसे मुलाकात हुई नहीं जब से इसमें वो कलेश और क्राइसिस हुआ है, बहुत सीवियरली डैमेज हुआ है स्टॉक और उसके बाद एक रेंज में है। सो अभी क्या करना चाहिए प्रोटियन में?
तो देखिए 55% धंधा उड़ गया तो कंपनी को नए सिरे से कुछ ना कुछ वापस से अपने आप को धंधे को रिस्ट्रक्चर या कुछ ऐसा कुछ नया लाना पड़ेगा जहां कंपनी की ग्रोथ बनी रहे। तो ग्रोथ पे हिट आया है और ग्रोथ पे हिट आने के बाद स्टॉक में एक राउंड की गिरावट कंप्लीट होने के बाद लंबा कंसोलिडेशन जाता है जब तक मैनेजमेंट कुछ नया धंधा ना ढूंढ ले। तो ऐसा लग रहा है कि डाउनसाइड तो खत्म हो गई स्टॉक में, अपसाइड लिमिटेड रहेगी 1160 और 950 इस रेंज में स्टॉक काफी समय टाइम स्पेंड कर सकता है। तो बुरा दौर तो एटलीस्ट खत्म हो गया, लेकिन अच्छा दौर अभी नहीं आया, तो हो सकता है एक रेंज के अंदर ही या कुछ समय यहाँ पर बिताए। वैसे भी जो 55% बिजनेस था वो 35% की शेयर करेक्शन में ऑलरेडी डिस्काउंट हो भी चुका है, सो आप उस पार्ट को भी ध्यान रखिएगा। एक सवाल आया है शाहिद जी का, ये पूछ रहे हैं कि टाटा इन्वेस्टमेंट इनके पास 6500 रुपये के दाम पर खरीदे हुए हैं, अभी यहाँ लॉस हो रहा है 10,000 रुपये का, क्या इस लॉस को बुक करके ये टाटा टेक में शिफ्ट कर जाएं? टाटा इन्वेस्टमेंट तो देखिए इन्वेस्टमेंट जितनी कंपनियां थे सबके ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस जितना आना था आ चुका है। मतलब वैल्यू अनलॉकिंग जो सेबी चाह रही थी वो हो चुकी है। तो यहाँ पे अब बहुत बड़ा कुछ नहीं बचता है कि आपको बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। निकल जाना ज्यादा बेहतर है इन स्टॉक से। और टाटा टेक में अगर चले जाएंगे तो वहां पे आपको अगर 1 1.5 साल 2 साल टाटा टेक छोड़ देंगे तो आपको ऑल टाइम हाई भी मिल जाएगा। ये नहीं करना है तो आधा पैसा टाटा टेक अदानी आधा आधा एनर्जी अदानी ग्रीन में डाल दीजिए, तो आपको मोमेंटम और लॉन्ग टर्म दोनों का प्ले मिल जाएगा। तो अदानी ग्रीन में आधा, टाटा टेक में आधा आधा पैसा डाल दीजिए। दो में से मतलब चलेंगे दोनों, कोई आगे कोई पीछे चलेगा बट एटलीस्ट आपको फोमो वाली फीलिंग नहीं रहेगी। तो दोनों में आधा आधा पैसा डाल देना ज्यादा अच्छा है। तो दोनों में आपको दो विकल्प बता दिए एक की जगह, जहां पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टोरी, थोड़ी शॉर्ट टर्म स्टोरी, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा दो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। एक रीना परमार जी का सवाल है, इनके पास MCX है, करीब 16,000 रुपये का लॉस है इसमें, क्या लॉस बुक करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, तो ऊपर निकले, क्या करा जाए इसमें? तो एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो देखिए एमसीएक्स जब तक 6161 के ऊपर है एक बार के लिए और अपमूव आ सकती है 6800 तक। मैं बायर नहीं हूं इस पैटर्न में, इस सेटअप में, बट सेटअप ठीक बना हुआ है, केवल वॉल्यूम मिसिंग है। बिना इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के मैं कभी बाइंग नहीं करता हूं इसमें। फिलहाल इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम मिसिंग है लेकिन प्राइस चार्ट पे स्ट्रक्चर ठीक है, 6800 रुपए तक जा सकता है। तो आपको केवल एक काम करना है, 6150 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है और 2 से 3 हफ्ते वेट करना है। तो आप फिलहाल वेट करिए, 6800 तक के जोन्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक शंकर सिंह साहब का सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है जैन साहब। उन्होंने पूछा है कि क्या बाजार में 100% इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए या 50% एवरेज करें, 50% कैपिटल पे बैठें, और किस तरह की रणनीति अपने कैश को कैसे मैनेज करें? तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो म्यूचुअल फंड में चले जाइए, ज्यादा बेहतर है। अगर ट्रेडर है, ट्रेडर भी अब कई तरीके के होते हैं, इंट्राडे होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं। जैसे मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मेरे को 5 से 15% के बीच में कहीं, मतलब 3 से 15% के बीच में कहीं भी प्रॉफिट मिलती है, मैं फटाफट बुक करता हूँ। इस टाइप का काम करना है तो आपको आधे समय कैश पे बैठे रहना पड़ेगा। जब मार्केट नहीं चल रहा है तब जबरदस्ती उंगली नहीं करना है, कैश पे बैठना है। जैसे जुलाई 2024 से ऑलमोस्ट लास्ट मंथ तक हम कैश पे बैठे थे। जब मोमेंटम आ रहा है तब आपको पूरी एग्रेसिवली प्ले करना है, क्योंकि आपको पूरे साल का काम 6 महीने में करना है। तो अभी वो पीरियड है जहां पे लार्ज कैप में आपको एग्रेसिवली पुश करना है, 100% इन्वेस्टेड रहना है। मैंने जब टाटा स्टील लिया था तब भी मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि रिलायंस टाटा स्टील में 100% इन्वेस्टेड हूँ। टाटा स्टील बेच के अब टाटा टेक में आया हूं तो भी मैं 100% इन्वेस्टेड हूँ। ये मतलब जब समय है एग्रेसिव प्ले करने का तब आपको 100% इन्वेस्टेड रहना है। जब समय चला जाता है, मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं इंडेक्स में, तब आपको 6 महीने कैश पे बैठना है। कैश भी एक पोजीशन होती है, तो हमेशा पोजीशन पे बने रहना है। अब वो पोजीशन कैश है या स्टॉक है ये टाइम डिसाइड करता है। अभी वो समय है जहां आपको 100% स्टॉक में होना है, फिर वो समय लौटेगा जहां 100% कैश पे रहना है। तो अभी तो इन्वेस्टेड 100% होना चाहिए। लेकिन इसमें केवियट भी है कि आपके स्टॉक पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक पे 100% डाल के बैठ जाए। जैसे अभी वो थोड़ी पहले इंडोटेक की बात हो रही थी, अगर उस जैसे स्टॉक पे आप 100% इन्वेस्टेड है तो वो हाफ भी हो जाएगा। सो इस लिहाज से आप पहले स्टॉक सिलेक्शन सही करिएगा, उसके हिसाब से फैसला लीजिएगा।
एक सवाल आया है डिलाइट गेमिंग हैंडल से। ये पूछ रहे हैं कि एक तो आपके बड़े प्रशंसक भी हैं जैन साहब, इन्होंने पूछा कि कोई ऐसा स्टॉक बताइए जिसमें 10 से 20% का प्रॉफिट हो, 1 से 2 महीने तक होल्ड भी कर सकते हैं। 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, क्या करा जाए? सर मूव आती तो देखिए अदानी ग्रुप में दिख रही है। जैसे ये मार्केट में निफ्टी पे करेक्शन कंप्लीट होगा, मूव आना स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले तो अदानी ही चलते हुए दिखेंगे। उसके साथ फिलहाल टाटा टेक आइडेंटिफाई हुआ है। एक स्टॉक आज के सेशन में जिसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। एबी कैपिटल पे थोड़ा सा ब्रेकआउट दिख रहा है, तो एबी कैपिटल में 6 दिन का टाइट रेंज है, यहाँ से ब्रेकआउट है। एक छोटा स्टॉप लॉस बनेगा 210 रुपए का, और टारगेट करीब करीब 240 से 250 रुपए तक का बन सकता है। तो हमने डिलीवरी और फ्यूचर दोनों में क्लाइंट्स को बाय दिया, तो हमारे क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। 250 रुपए तक दिख रहा है, तो ये भी एक नया मोमेंटम प्ले आज के सेशन में दिखा है हमको। तो जैन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आदित्य बिरला कैपिटल की लिस्टिंग ही 260-265 के आसपास हुई थी सालों पहले, और ये वहां से कभी उस भाव को ब्रीच नहीं कर पाया। अब ये शायद पहली बार या दूसरी बार शायद उसको ब्रीच करेगा। सर यही इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आईपीओ को किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर लिस्टिंग अच्छी हुई है 5 दिन में बेच लीजिए। अगर जिसने नहीं बेचा, लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, तो एक बार 84% तक का ड्रॉप देखा है ऑल टाइम हाई से। 260 रुपए के आसपास लिस्टिंग हुई थी, नीचे 40 रुपए तक का भाव देख लिया है। आप पूरा वापस से बेस बना के 2018 से 2025 आ गया, 7 साल हो गया, 7 साल लग गया इसको पूरा आईपीओ बेस बनाने में। तो अगर बेस कंप्लीट होके ब्रेकआउट देता है 260 रुपए के ऊपर, तो 500 550 के टारगेट आराम से खुलेंगे, क्योंकि 7 साल का बेस है। 7 साल का बेस जब भी ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक में 200-300% की मूव आना कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से अच्छे ग्रुप का और फंडामेंटली अच्छा काउंटर है। 7 साल की कंसोलिडेशन हो गई है, तो अभी मैं बेस हाई 250-260 तक के लिए प्ले कर रहा हूँ। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर बड़े मूव के लिए प्ले करेंगे। जैसे एलटी फाइनेंस, इसमें भी सेम पैटर्न बना हुआ है। एलटीएफ वो भी अगर 190-95 निकाल लेता है तो 500 की राह पकड़ लेगा वो भी। एल&टी फाइनेंस की आप बात करो ना? बिल्कुल सर, एल&टी फाइनेंस और एबी कैपिटल लगभग सेम पैटर्न है। एल&टी फाइनेंस ऑलमोस्ट मेच्योर है, बस ब्रेकआउट की जरूरत है। एबी कैपिटल में हो सकता है 4-6 महीने और लग जाए मेच्योर होने में पैटर्न। इनफैक्ट अगर आप ये बात नहीं बोलते तो अगला सवाल मैं आपसे एल&टी फाइनेंस का ही पूछता, क्योंकि सेम सिचुएशन वहाँ पर भी है। सालों से वो वहीं का वहीं खड़ा है, और उसके बाद अब जाके इसमें कुछ वापस तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी है। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कानपुर से एक दर्शक मौजूद हैं, हर्षित जी हैं बातचीत करने के लिए। हर्षित जी नमस्कार। हर्षित जी आप सुन पा रहे हैं? यस सर। नमस्कार हर्षित जी, नमस्ते सर। क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 1200 शेयर है एचबीएल इंजीनियरिंग के, मैंने 580 पे खरीदे थे, और Okay. स्टॉप लॉस मैंने 540 पे लगा रखा है। मैं जानना ठीक है। चाहता हूँ क्या ये टारगेटेड प्राइस 610 का है, क्या वहाँ तक जा पाएगा नहीं जा पाएगा? आपका आप मतलब सिचुएशन देखे तो लग रहा है आप ट्रेडर हैं? जी सर। ओके, तो क्या करना चाहिए इसमें? जैन साहब 568 रुपये चल रहा है अभी एचबीएल इंजीनियरिंग, 1200 शेयर है 580 रुपये के दाम पे, स्टॉप लॉस भी उन्होंने खुद ही बता दिया। क्या करें अभी इसमें? तो देखिए 538 का ब्रेकआउट आया है, 530 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ब्रेकआउट का टारगेट 623 रुपए 60 पैसा है। प्रोबेबली इस वीक में नहीं आएगा। इस वीक ये, क्योंकि लास्ट वीक एक्सपेंशनरी बार थी, इस वीक कंसोलिडेटिव बार है अभी तक, और प्रोबेबली ये वीकेंड कंसोलिडेशन में ही निकालेगा। नेक्स्ट वीक में थोड़ी सी डिप लेके वापस से 623.80 तक की 623.60 तक की मूव आनी चाहिए। 630 रुपए आपका क्लोजिंग बेसिस, 530 रुपए क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। तो 530 रुपये क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस रहेगा, और आप खरीदारी करके इसमें अगर हैं बने हुए तो 530 के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है जय दास साहब का, टाटा स्टील 143 पर और वेदांता 416 पर खरीदारी है। अब इनमें टारगेट्स क्या रखें और कहाँ एग्जिट करें? तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए सर। सीएनएक्स मेटल अपने वीकली स्विंग हाई को रिजेक्ट कर रहा है। 9355 का स्विंग हाई था, उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो अब 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग रहेगी इन मिडिल स्टॉक्स में। तो इनसे एक बार निकल के जब वापस से मूव बनेगा तो री एंटर करेंगे। फिलहाल दूसरे मूविंग काउंटर्स में शिफ्ट करना चाहिए। ओके, सोनाली जी का एक सवाल आया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। इनके पास 500 शेयर हैं, 137 रुपए के दाम पे खरीदारी है। 1 साल तक का वेट कर सकती हैं, क्या करना चाहिए इसमें?
सर एक साल में बहुत कुछ होते हुए तो नहीं दिख रहा है। रेंज बाउंड एक्शन है, 125 रुपए के आसपास जाके एकदम थक जाता है, तो उसी रेंज में गोल गोल घूम रहा है। इवेंचुअली अगर कहीं ब्रेकआउट बन गया एक आध साल में तो चल जाएगा, बट प्राइमा फेसी अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि 4 6 8 महीने इसमें कोई बड़ा मूव आते हुए दिख रहा है। एक अटेम्प्ट हुआ था, वो भी फेल हो गया, तो ये दिखा रहा है कि अभी भी एक्यूमुलेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 4 6 8 महीने, हो सकता है एक आध साल और एक्यूमुलेशन चले, उसके बाद मूव आएगा, बट इवेंचुअली मूव ऑल टाइम हाई तक आएगा जरूर। तो एक साल का व्यू है तो बहुत कुछ नहीं बनेगा, बट 3 से 4 साल का व्यू है तो बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो एक आध साल के लिए इसको अवॉइड करके किसी मूविंग काउंटर में रहिए, एक साल बाद आपको ये यहीं मिल जाएगा। ओके, एक सवाल आया सर यूनिक क्रिएटर के हैंडल से, पैसा लो डिजिटल को लेकर, ये करना क्या चाहिए, इसमें एवरेज कर सकते हैं क्या? सर पैसा लो डिजिटल मेरे को याद है, इसमें बाइंग क्लाइमेक्स के टाइम में हमने सेल सजेस्ट किया था, ये फरवरी 2024 के आसपास, क्योंकि मंथली पे वर्टिकली ड्रॉप हुआ था 94 से 68 तक। तब हमने 2 टारगेट डिस्कस किए थे, पहला 34 रुपए का जो आ चुका है, और दूसरा टारगेट हमने डिस्कस किया था 23.90 का, जो प्रोबेबली 4 6 महीने लगा के आ जाएगा। तो ये स्टॉक तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी वॉच लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। बाउंस बैक प्ले अटेम्प्ट भी स्टॉक में बहुत खतरनाक हो जाएगा, तो मैं तो बिल्कुल भी स्टॉक को वॉच लिस्ट में नहीं रखूंगा। नहीं, इसका नाम ही बता रहा है जैन साहब, पैसा लो। वो अब आपसे यही लेगा है। या बाजार से लेगा वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए आप अवॉइड करिए। इनफैक्ट ये दूसरे जानकार हैं, मुझे याद है इनका सवाल पहले ही मैंने एक बार लिया था, और जो दूसरे जानकार थे उन्होंने भी सेम राय दी थी कि इससे दूर रहिए। खैर, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप अभी अवॉइड करिए सर, यही बोलूँगा मैं आपको।